इससे पिछली वीडियो में मैंने कहा था हैरियर इज़ अनलाइक एनी ऑफ इट्स प्रेडेसेसर्स, लेकिन इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कैपेबल टू व्हील ड्राइव SUV, वन ऑफ द सेफेस्ट टू व्हील ड्राइव SUV एंड द बेस्ट लुकिंग टू व्हील ड्राइव SUV। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। एंड डिज़ाइन ऑफ दिस कार इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम लैंड रोवर, क्योंकि बाकी गाड़ियों के अंदर वाइट या ऑरेंज या इवन रेड के अंदर दिस एक्सेंट इज ब्लैक कनेक्टिंग बोथ द टेल लैम्प्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डैशबोर्ड्स इन एनी कार। नाउ द पर्पल थीम हैज एक्टिवेटेड। पर्पल लुक्स काइंड ऑफ रॉयल। सेट AC टेम्परेचर टू 23 degrees। Setting temperature to 23 degrees. बूम, इट इज़ नाउ 23। तो हैंड ब्रेक ऑफ द कार इज़ वेरी यूनिक। आपको ऐसी हैंड ब्रेक और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। एंड फ्रंट डोर के जैसे रेयर डोर के ओपनिंग की भी बात करते हैं, तो रेयर डोर की भी ओपनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे अंदर बैठने के समय अगेन किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। खुला डुला बैठा हूँ आपके सामने। एंड शानदार थर्ड, जो हल्की सी आवाज़ आई थी, यहाँ कुछ सामान पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। तो अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। और जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज़ एग्जैक्टली एट माई पोजीशन। इतनी हाइट और इतनी ही स्पेस रख के मैं गाड़ी चलाता हूँ। छोटी अटैची रख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता है, अगर पैर ठीक से रखूँ। मतलब बहुत ज़्यादा जगह है यार गाड़ी के अंदर, अगर मैं ठीक से देखूँ। और मैं अपनी पोजीशन पे बैठा हूँ अभी, प्लेंटी ऑफ स्पेस। लेकिन ज़्यादा मज़ा आपको आएगा मेरे साथ बैठ के। तो इन 3, 2 and 1 एंड बूम, स्पेस अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है मेरे आगे। एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्पेस है यार, ये डिसेंट स्पेस है। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पीछे कर देता हूँ तब भी मेरे पास इनफ स्पेस बच जाती है कि मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ। एंड यहाँ आप नीचे चाहे पैर कर लो, जैसे मर्जी कर लो। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको ना हो सकता है मेरी गाड़ी में थोड़ी सी कम जगह लगेगी, बिकॉज इसमें 3 मैट्स पड़े हुए हैं। पहला मैट जो आप देख रहे हो, इसके बाद ये एक दूसरा मैट है जो मुझे कंपनी ने दिया है, प्लास्टिक वाला। एंड देन ये तीसरा मैट जो कि पहले मैट का ही हिस्सा है। तो यस, थोड़ा सा ओवरडन मैंने किया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों से क्या होता है, जितनी आपके गाड़ी में ये सब कपड़े वपड़े जैसी आइटम पड़ी होती है ना, आपको थोड़ी आवाज़ कम आती है। या मे बी मेरी ऐसी फीलिंग है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ। मुझे बस पसंद है यार। देखो, मैंने इंडिका में कभी कोई खास मैट नहीं लगवाया, तो इसमें मैं जो लगवा सकता था मैंने सब कुछ लगवा लिया है। एंड AC वेंट्स ऑन द साइड। सबसे पहले बात करते हैं डोर की। तो डोर आपको सेम टू सेम अगले जैसे ही मिलेगा, सेम ही शेप है इसकी। एंड वही मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। ऊपर थोड़ा हार्ड टच है, लेकिन अब ऊपर ना एक चीज़ देखो जो मैं अगले बताने भूल गया, ये कितना ज़्यादा चौड़ा है। इस पर आप हाथ रखोगे तो भी कोई चक्कर नहीं, हालांकि हल्का सा स्लिप हो जाएगा, बूम, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी मैसिव। जैसे आप कुछ गाड़ियाँ देखते हो आजकल जो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उनको पतला करती जा रही हैं, तो टाटा ने ऐसी कोई घटिया मतलब चीप हरकत नहीं करी। अगर आप देखो गाड़ी इतनी महंगी बेच लो ना, तो ये चीप हरकतें आप कर भी नहीं सकते, राइट। यहाँ पर आपको JBL की बैजिंग मिल जाती है स्पीकर के ऊपर, सेम अगले के जैसे। तो टाटा को बता ही जाएगा ये JBL के स्पीकर है, JBL के स्पीकर है। उसके बाद नीचे अगेन डिफरेंट मटीरियल। एंड यहाँ पर सेम क्वालिटी लेवर। एंड जब मैंने दरवाज़ा बंद किया था तो हल्की सी आवाज़ आई थी। वो आवाज़ किस चीज़ की है कि एक तो आपको पीछे भी बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, जिसमें बॉटल मैंने कोई गलत वाली रखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ सामान पड़ा है। उसके अलावा ऊपर आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, आपको बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती। तो ये एक हल्का सा अच्छा टच है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। एंड ये ना हल्का सा यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको ज़ोर से बंद भी करता हूँ तो मेरा सामान गिरता नहीं है। देख लिया होगा अभी आपने। तो दिस वाज द स्मॉल क्रीचर कंफर्ट जो पीछे दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे मैं छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको स्टोरेज के लिए पीछे पार्सल ट्रे मिल जाती है, तो अगर आप कुछ पीछे रखना चाहो तो रख सकते हो। लेकिन अगर आपने इस पार्सल ट्रे को बूट से कनेक्ट किया हुआ है तो वो चीज़ आपकी तरफ गिर सकती है। हालांकि मैं इसको बूट से कनेक्ट नहीं करता, मुझे ये ट्रे हमेशा उठती हुई पसंद नहीं है। एंड स्पेस के नीचे USB पोर्ट है जो कि मुझे दिखा नहीं, एंड सिमिलर USB पोर्ट आगे है, अगर आपको यहाँ से दिख पा रहा हो, जो कि मुझे आगे बैठ के भी नहीं ध्यान आया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है जो इन्होंने बहुत अंदर करके लगाई थी, जिसको इन्होंने BS6 वेरिएंट के अंदर सही कर दिया है, लेकिन 4 में इट वाज अ बिट टू डिफ़िकल्ट टू एक्सेस।
इसके अलावा अगर मैं सीट की बात करूँ तो एज यू कैन सी बेंच इज़ प्रेटी मैसिव, जिसकी वजह से थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है अगर मैं पीछे के बैठूँ तब भी। देन विड्थ ज़्यादा होने की वजह से 3 लोग बहुत ही आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। यूजुअली गाड़ियों के अंदर ना जितना मैं हाथ को फैला रहा हूँ एक गिट, इतनी जगह होती है सेंटर में बंदे के बैठने के लिए इन सीट्स के अलावा। जो ये आप देख रहे हो सिलाई यहाँ से यहाँ जो बनी हुई है उसके बीच में एक गिट जगह होती है, पर इसके अंदर ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पर 3 लोग ऊपर बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो है हम्प की वजह से। हम्प गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव है और ऐसा हम्प यूजुअली आपको 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स में मिलता है, या जो गाड़ियाँ बहुत छोटी हैं जिनकी हाइट कम है वहाँ पर आपको हम्प देखने को मिलता है। अब इस गाड़ी की हाइट भी ठीक ठाक है, हम इनको छुपा देना चाहिए था, किसी तरह से इस पर काम करना चाहिए था, लेकिन मे बी दिस चैसी विल बी यूज फॉर अ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, वी डू नॉट नो। लेकिन उसकी वजह से बीच वाले पैसेंजर को थोड़ा सा इशू तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पैर या तो उसको इसके ऊपर रखने पड़ेंगे वरना उसको साइड में पैर रखने पड़ेंगे। नाउ फुटवेल्स आर प्रेटी वाइड, प्रेटी डिसेंट, लेकिन स्टिल मैं अकेला ही फुटवेल्स यूज़ करूँगा, ऐसा मेरी फीलिंग आती है। मैं किसी और को यहाँ पैर रखने दूँ, ये मुझे इसका मज़ा नहीं आता, बिकॉज कार इज़ सो कम्फर्टेबल। सो बीच वाले को हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा देयर इज़ नो सेंटर हेडरेस्ट, तो टाटा ने भी कहा कि बीच में बंदा इनको पता है कि कम ही बैठेगा। एंड यहाँ पर आपको मिलता है एक आर्म रेस्ट विद 2 बॉटल होल्डर्स, एंड इन बॉटल होल्डर्स के बीच में भी आपको वो सेम चीज़ देखने को मिल जाती है, रबड़, जिसकी वजह से आपके जो ग्लासेस हैं वो गिरेंगे नहीं एकदम से, ग्लासेस या बॉटल्स जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो। देन देयर इज़ द सीट बेल्ट एंड देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट। अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ तो ऊपर भी आगे जैसा सेम पैनल मिल जाता है, यानी ये मेरी पायलट लाइट या मैप लाइट इसको लोग बोल देते हैं, ये दूसरी तरफ की लाइट, एंड दिस इज़ द डोर लाइट जो कि सेंटर से कम्प्लीटली इल्यूमिनेट कर देती है। एंड पीछे आपको छोटी सी विंडो मिलती है जिसका कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हल्की सी लाइट आती है तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी एयरी फीलिंग गाड़ी के अंदर बनी रहती है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द रेयर ऑफ हैरियर। आई एम थिंकिंग कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, एंड यस मुझे याद आ गया है, एयर वेंट्स। तो एयर वेंट्स आपको साइड पर मिलते हैं, सेंटर में नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट थ्योरी रहता है। कुछ लोगों को यहाँ सेंटर में पसंद है, वो कहते हैं हमको सेंटर से ऊपर हवा आती है, बहुत मज़ा आता है। मेरे को साइड वाले एयर वेंट ना 2 कारण से ठीक लगते हैं। पहली बात तो वो हवा आपकी घुटने में नहीं रह जाएगी, जैसे जो गाड़ी छोटी है खासकर, जैसे वरना में अगर आप सेंटर का बंदा बिठा दो ना तो पिछला एयर वेंट ज़्यादा काम का नहीं होता उसका, तो इसमें तो वो इशू नहीं होगा। दूसरी बात है जो साइड पे एयर वेंट है ना, वो उसको मुंह की तरफ करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। तो इसको मैं एकदम से अपनी फेस की तरफ कर सकता हूँ, इट इज़ ईजी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। ये बस एक पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है, आपको सेंटर में पसंद है या साइड वाले पसंद है। हाँ, अगर 3 लोग बैठे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि उसको सेंटर वाले से ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन उसको फ्रंट से भी हवा आ सकती है। तो ये एक अगेन ओपिनियन है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बायस नहीं होता किसी की तरफ, बस पीछे एयर वेंट होना चाहिए। देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। एंड यस, यहाँ से बैठ के जो डैशबोर्ड का व्यू आता है, इट इज़ अगेन वेरी नाइस, बिकॉज डैशबोर्ड इज़ सो वाइड। एंड अब इस व्यू को लेने के लिए पास चलते हैं गाड़ी के ड्राइविंग के अंदर। सो 2 घंटे कैमरा एडजस्ट करने के बाद फाइनली इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मारुति हो या टाटा आपको बचाएगी सीट बेल्ट ही, इसलिए रूल्स को हमेशा फॉलो करें। लेफ्ट फुट ऑन द क्लच, बूम, द कार कम्स टू लाइफ। तो एक बार शहर की तरफ, एक बार हाईवे की तरफ हो लेते हैं। मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट के अंदर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं हैरियर के बारे में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट में मैंने एक वीडियो डाला है जो कि मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले अपलोड किया था, विच इज़ अ हैरियर नैरेटिव, जिसके थ्रू से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाटा क्या इम्प्रूव हो पा रही है, क्या बदल पा रही है, क्या एक नया टाटा हमारे देश में जन्म ले रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि ऐसा हैरियर का वीडियो आपने और कोई नहीं देखा होगा इंटरनेट के ऊपर। कमिंग बैक टू स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज़ अ मिक्स्ड बैग। देखो, मैंने सोचा था मेरी गाड़ी तो मैं सब अच्छा बताऊंगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यूज़ मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज़ मिक्स्ड बैग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? शहर के अंदर जब मैं स्लो स्पीड पे होता हूँ और मैंने कॉर्नरिंग करनी होती है, देखो स्ट्रेट लाइन में तो ज़्यादा पता नहीं चलता कभी भी, ठीक है। जब मैं कॉर्नरिंग करता हूँ तो उस केस में क्या होता है, स्टीयरिंग थोड़ा सा मुझे हैवी फील होता है। इट इज़ अ बिट हैवी एट वेरी स्लो स्पीड्स। जैसे जैसे मैं स्पीड अप करता हूँ और मैं हाईवे पे आता हूँ तो स्टीयरिंग ऑफ द कार इज़ वेरी लाइट। इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव, ईजीली मैनेजेबल। मैन्यूवरिंग हाईवे के ऊपर इसकी ठीक ठाक हो जाती है। एंड जब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में कट करने की कोशिश करता हूँ तो इसका फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई नो ये बड़ा अजीब सा है कि बीच बीच में ये लाइट है, बीच में इसका फीडबैक अच्छा है, देन स्लो स्पीड्स के ऊपर ही हैवी है। अगर मैं ऐसे एक स्टीयरिंग का एग्जांपल लेना चाहूँ ना, ये बहुत कम गाड़ियों में आपको ऐसी चीज़ मिलती है, एक मिक्स का कैरेक्टर होता है। ऐसा एग्जांपल मुझे एक लगता है सियाज के अंदर। सियाज का स्टीयरिंग जब मैं हाईवे पे होता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो इट फील्स अ बिट डेड। सियाज की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट हैरियर की।
हल्का सा वो डेड फील होता है सेंटर में, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको कॉर्नरिंग करता हूँ, पुश करता हूँ, चाहे शहर में चाहे हाईवे पे, तो उसके अंदर फीडबैक है। सिमिलर सी चीज़ इसकी है, इसके अंदर कॉर्नरिंग में फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटर के टाइम पर अभी जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ तो देर इज़ नॉट मच फीडबैक, लेकिन जैसे ही मैं इसमें लेन चेंज करूँगा, ओह वाह ये गाड़ी ना इतनी बड़ी है, एक बार ना हल्का सा अंदर से ऐसे हो जाता है मेरे को, खासकर जब पता है कि अपनी गाड़ी है तो हमने इसको पंगा नहीं लेना किसी तरह का। बट इसका फीडबैक कॉर्नरिंग के समय बहुत अच्छा है, सेंटर से हल्का सा नील है। और यस, शहर के अंदर ये गाड़ी थोड़ी सी आपको हैवी महसूस होगी, खासकर जो फर्स्ट टाइम ऐसी गाड़ी चला रहे हैं उनको हल्की सी ये चीज़ लगेगी। प्लीज़ मैं ये बता दूं, मैं हाईवे पे ऐसे ऐसे गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मैं पीछे देख के मोड़ता हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं होता, और आगे वाले को ऑब्वियसली मैं देख के ब्रेक मार लूँगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने घर में कॉपी ना करें, प्लीज़ एक्सपर्ट्स ना बने। मैं नहीं कह रहा एक्सपर्ट नहीं होंगे, हो सकता है मेरे से अच्छे आप ड्राइविंग करते हो, पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना आगे पीछे के लोगों का भी, राइट। और ऊपर से गाड़ी भी कई बार अलग होती है तो वो इम्बैलेंस हो सकती है, राइट। ये मैं Hyundai में नहीं करता कभी भी ऐसे, मैं अपनी गाड़ी में कर लेता हूँ। मैं टाटा की कार्स में या Volkswagen की कार्स में, मारुति की कार्स में, फोर्ड की गाड़ियों में ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, Hyundai में ये चीज़ कभी नहीं करता। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसका फीडबैक अच्छा है, लेकिन सेंटर के अंदर थोड़ा सा नील महसूस होता है मुझे। उसके अलावा बात करते हैं पेडल्स की, तो पेडल्स का एक मुझे हल्का सा इशू लगता है इस गाड़ी के अंदर। जो पेडल्स के थ्रो है ना तीनों, एक्सेलेरेटर को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि एक्सेलेरेटर कभी पूरा देना ही नहीं होता हमने, है ना। लेकिन जो बाकी पेडल्स है, ब्रेक और क्लच है, उनका प्ले थोड़ा सा ज़्यादा है। जो ट्रैवल है, सॉरी नॉट द प्ले, ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़े से कम होने चाहिए, लाइक हल्का सा दबाव और काम कर जाए। थोड़ा आपको लेग को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो जो न्यू बायर्स होंगे ना, आपको एक बार के लिए लगेगा कि यार ये गाड़ी थोड़ी सी अलग है चलाने में, ये एक हल्की सी मुझे बात लगी कि फाइन ट्यून इसको टाटा को करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैवल कम करे। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे पूरा मतलब मैं इतना दबा देता हूँ कि मेरे को लगता है एकदम से मैं क्लच पे खड़ा ही हो गया हूँ। ये एक हल्की सी चीज़ मुझे इस गाड़ी के साथ लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेडल्स पे कोई भी इशू नहीं है। जो इनका थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है और बहुत ही एडिक्वेट सा होता है। तो ओवरऑल थ्रू आउट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने वाली है, एक्सेप्ट फॉर द ब्रेक्स। ब्रेक्स की मैं बात करूँगा थोड़ी देर में। तो एक्सेलरेटर और क्लच का जो यूसेज वाला जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ेदार पैडल्स है। लेकिन यस, मुझे पर्सनली फील होता है कि ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रैवल थोड़ा सा कम होना चाहिए। पैडल्स ना इतनी ज़्यादा आगे तक मुझे पुश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं गियर्स की बात करूँ, ये गियर चला के लगता नहीं है कि टाटा की गाड़ी है। जब मैंने ना गाड़ी न्यू खरीदी थी तो मैंने एक गाड़ी ना एक टाटा के पुराने एम्प्लॉय को दी थी, जो कि ही इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर विद टाटा। और उनको मैंने कहा ये गाड़ी चला के देखो, और उन्होंने गियर को डाले तो वो कहते हैं यार ये तो मतलब टाटा फील नहीं होती। तो गियर्स ऑफ द कार आर वेरी गुड, वेरी नाइस। येस, दे आर अ बिट हैवी। अगर ऐसे गियर्स, मतलब इसकी जगह अगर मुझे क्रेटा जैसे गियर्स मिलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। क्रेटा के गियर्स दे आर वेरी नाइस। उनकी स्लॉटिंग, उनकी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन हल्के से आपको ना शहर के अंदर, अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, खाली रोडे में लगे कुछ नहीं है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आराम से चलाते चलाते मैं गियर डाल रहा हूँ। चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, पाँचवा, चौथा, तीसरा। ज़्यादा स्पीड पे मैं दूसरा नहीं लाना चाहता, चलो नहीं लेंगे। दूसरा भी मैं 80 के ऊपर हूँ, 70 पे हूँ मैं अभी। तीसरा मैं दोबारा चौथे में आ गया। तो गियर्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। थोड़े से ये हैवी लगते हैं मुझे स्लो स्पीड्स पे, जब मैं शहर के अंदर होता हूँ। ट्रैफिक में हल्का सा आपको हैजल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाओगे ना, आपकी गियर आपके हिसाब से आपको आदत पड़ जाएगी, एंड फिर आपको लिटरली ये गियर हैवी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे, बहुत रिफाइंड गियर्स हैं। गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत रिफाइंड है। बात करते हैं गाड़ी के व्यूइंग एंगल्स की। तो व्यूइंग एंगल्स कुछ लोगों का कंसर्न हो सकता है जिनकी हाइट कम हो, अगर वो इस गाड़ी को चला रहे हैं और हाइट छोटी है तो उनको थोड़ा सा इशू आएगा। किस तरह का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक जेनरिक जो हर हैरियर के लिए है। जो पिछला शीशा है ना, वो थोड़ा सा छोटा लगेगा आपको, हल्का सा आपको लगेगा कि व्यू थोड़ा वाइड होना चाहिए था, क्योंकि पिछले शीशे से जब मैं इस शीशे में आता हूँ ना, तो समटाइम्स जब कोई चीज़ बहुत पास होती है, बहुत ही टाइट ट्रैफिक के अंदर, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि मैंने ब्लाइंड स्पॉट है मेरे पीछे, जो मुझे पता नहीं चल रहा। यूजुअली वहाँ कुछ नहीं होता, बहुत रेयर होता है वहाँ से कोई गाड़ी गुड़ी निकलती है, बहुत रेयर, अल्ट्रा रेयर, लेकिन ऐसा यूजुअली कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। हालांकि ये नए बायर्स को या छोटी हाइट वाले लोगों को हल्की सी फीलिंग आ सकती है। मैं छोटी हाइट वाले से कोई खुंदस नहीं निकाल रहा अपनी, जस्ट एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार बंदा सोचता है हम सीट ऊपर करके चला लेंगे, बट सारी चीज़ें आप सीट ऊपर करके कवर नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, जो BS4 और BS6 के बीच का डिफरेंस है, वो है साइड के मिरर्स। जब फर्स्ट जनरेशन हैरियर आई थी तो उसके जो मिरर्स है, जो मेरे पास है फर्स्ट जनरेशन हैरियर, इसके जो मिरर्स हैं ये थोड़े से बड़े हैं। तो लोगों को इशू आता था कि इसके बीच ना एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो जैसे अभी मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एकदम से ऐसे देखता हूँ ना अगर, तो मुझे कई बार फील होता है कि इसके पीछे कुछ शायद होगा जो मुझे दिखेगा नहीं। तो ये एक हल्की सी फीलिंग आती है मेरे मन में कई बार। जैसे कोई छोटी गाड़ी हो, जैसे ऑल्टो है या स्प्लेंडर बाइक है, कुछ बाइक वाइक अगर है, तो वो तो इसके पीछे छुप जाता है अगर आप एकदम से कट मारो तो ये हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है। दिखता सब कुछ है, अगर मैं हल्का सा ध्यान से नज़र देता हूँ ना तो मुझे दिख जाता है।
पॉइंट सिर्फ इतना है कि इतनी अच्छी गाड़ी अगर मैं ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं करना पड़ना चाहिए, है ना। मैं बस हल्का सा देखूँ, मुझे दिख जाएगा इसके पीछे क्या है और हो गया। शीशा थोड़ा सा बड़ा है। BS6 के अंदर टाटा ने क्या किया है, उस शीशे को कर दिया है छोटा। उससे अब फ़र्क क्या पड़ा है, शीशे के पीछे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता, लेकिन अब जो ओवरऑल विजिबिलिटी थी शीशे की वो हल्की सी कम हो गई, क्योंकि वो शीशा भी छोटा है। बाहर से इन्होंने बॉडी भी कम करी है और शीशा भी छोटा कर दिया है। उसकी वजह से रीज़न क्या हुआ है, जो अंदर का व्यू है वो हल्का सा कम आता है। तो मुझे यहाँ पर अपना शीशा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर मुझे कट्स करने हैं और मुझे पीछे देखना है तो उस मामले के अंदर शीशे में मुझे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा होता है, जो नए हैरियर के अंदर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिनके पास जो नई और पुरानी हैरियर में कंफ्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज का लेना चाहते हो, आपको लगता है शीशा कैसा होना चाहिए, या कुछ पुराने हैरियर के ओनर्स हैं जिनके पास मेरी जैसी हैरियर है और वो कह रहे हैं मुझे नया शीशा लगवाना है, कंपनी से पैसे देकर या मैं क्लेम में लगवा लूँगा, वट एवर, आप लोग एक बार ना नए शीशे को चला के देख लो, क्योंकि नए शीशे के अंदर पीछे का ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, लेकिन शीशे के अंदर व्यू कम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, राइट। तो ये एक डिफरेंस है BS6 का और BS4 का। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी की या सस्पेंशन की। भाई टाटा की गाड़ी और राइड क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार, ये गलत बात है। फैंटास्टिक राइड क्वालिटी है इस गाड़ी की। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्यून्ड है, एंड जब मैं गाड़ी को पुश भी करता हूँ ना तो बहुत अच्छी हैंडलिंग गाड़ी की बनी रहती है, इवन एट द टाइम ऑफ कॉर्नरिंग। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड इस वीडियो में ना मैंने गाड़ी कुछ 50-60 की स्पीड पर यू टर्न लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो बीच का डिवाइडर बहुत पतला है और यहाँ पर कार बड़े आराम से यू टर्न हो जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में एक दो बार मुझे भी लगता था कि शायद एकदम से नहीं मुड़ेगी, पर ये मैंने मोड़ी है और ये मैंने पिछली जो वीडियो जिसको कमेंट में लिंक डाला उसमें ये क्लिप मैंने यूज़ भी किया है। तो गाड़ी बहुत आराम से टर्न लेती है, हैंडलिंग सस्पेंशन बहुत ही वेल ट्यून्ड है, आपको छोटे छोटे बम्प्स का तो पता ही नहीं चलता। अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत माइनर से बम्पर है ना, ऐसे डुबुक डुबुक करके आवाज़ करके निकल जाते हैं बहुत प्यार से। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्रेटा से तो फीलिंग है, पता चलता है, डिफरेंस है गाड़ी के अंदर। सिमिलरली अगर मैं इसको अपनी छोटी कार इंडिका से कंपेयर करूँ, क्योंकि इंडिका का भी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वहाँ पर आपको ना फ़र्क किस बात का लग जाता है कि टायर इस गाड़ी के बड़े हैं। तो छोटी मोटी कोई भी चीज़ आती है ना, उसके ऊपर से कार ग्लाइड करती है। राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार है एंड बहुत अच्छा बैलेंस है। इट इज़ नॉट टू सॉफ्ट लाइक क्रेटा, इट इज़ नॉट टू हार्श लाइक अ जीप कंपस। बहुत ही अच्छा बैलेंस निकाला है टाटा ने इस चीज़ का। एक अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो भले ही मैंने कहा था कि इसका सेंटर में जो फीडबैक है इट इज़ नील, हल्का सा आपको डेड फील होता है, लेकिन स्टिल इसकी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप ना आइडेंटिफाई कर सकते हो दूर से कि आपकी कार निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इतनी बड़ी गाड़ी में ये चीज़ होना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें है, फोर्ड एंडेवर के अंदर भी ये चीज़ है, बट ये चीज़ ना मुझे हल्की सी मिस लगती है हेक्टर के अंदर। मैंने हेक्टर में चला के देखी थी ये कार लेने से पहले, तो मुझे वहाँ पर हल्की सी वो चीज़ कम लगती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पैकेज है ड्राइविंग के अंदर, जो इस गाड़ी का मज़ा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, एंड बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी को एक इंजन ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मुझे सारे इंजन याद नहीं करने पड़ते। इस गाड़ी में आपको मिलता है फिएट मल्टीजेट 2 लीटर इंजन विच मेक्स 140 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। BS6 वेरिएंट के अंदर ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 170 bhp बट अगेन 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो यस, पावर का थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी हम बात थोड़ी देर के अंदर करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस गाड़ी की जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। तो अभी तक पर्सनली मैंने कभी इस गाड़ी पे 0 to 100 नहीं किया, बिकॉज गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, पर आज मैं एक बार प्यारा सा 0 to 100 ट्राई कर लेता हूँ। तो इस गाड़ी को हम यहाँ रोकते हैं जहाँ मैं सारी गाड़ियों के साथ चेक करता हूँ, एंड लेट द ट्रैफिक क्लियर। वी आर नाउ इन स्पोर्ट्स मोड, आई होप इट इज़ विजिबल। और मैं टाइमिंग काउंट नहीं कर रहा, तो ये कैमरे में जो आएगा रिजल्ट मैं वो डाल दूंगा। बट अगेन मैं प्लीज़ बता दूं, मेरी गाड़ी सिर्फ 5000 चली है, तो इसकी पहली सर्विस अभी नहीं हुई है। ये वाला गियर थोड़ा सा जल्दी डाल दिया था मैंने। बूम 100। तो सेकंड गियर पर भी इतनी बड़ी गाड़ी का व्हील स्पिन हो जाता है। 350 Nm टॉर्क बहुत होता है, इट इज़ प्लेंटी। एंड हाँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, शायद 0.25 सेकंड में फास्ट होता अगर मैं इसको प्रैक्टिस करके आया होता तो, राइट। और गाड़ी में भी कोई ज़्यादा सामान नहीं पड़ा, सिर्फ मेरा सामान पड़ा हुआ है, कैमरा वैमरा, नथिंग मच। हाँ, हवा मुझे नहीं पता कितनी है गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो भी मैटर करती है। तो मैंने बहुत दिनों से इसको ना हवा वो चेक नहीं कराई कोई भी, मैं नॉर्मल गाड़ी चलाता रहता हूँ। नया टायर है, अभी थोड़ी हवा लीक हो जाएगी। सो बैक टू इंजन। तो जितना भी टाइम आया होगा वो मैं स्क्रीन पे मैंने लिख दिया होगा, आपने देख लिया होगा। सो दिस वाज द परफॉर्मेंस। आपको जैसे ही आप 1500 RPM को क्रॉस करते हो ना, आपको हल्का सा बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आप पावर को ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हो तो यू हैव ड्राइविंग मोड्स एज वेल। और मैं ड्राइविंग मोड आपको समझा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये गाड़ी स्टार्ट होती है सिटी मोड के अंदर, और सिटी मोड इसका जो
ड्राइविंग का मेन मोड है, राइट। अगर आप टेरेन के अंदर सेंटर में आते हो तो इट इज़ सिटी, अगर आप ड्राइविंग मोड्स के सेंटर में आ जाते हो तो इट इज़ सिटी। ड्राइविंग मोड्स और टेरेन मोड्स में क्या फ़र्क है? ड्राइविंग मोड्स हैं इंजन के परफॉर्मेंस मोड्स, यानी इकोनॉमी मोड जहाँ पर इंजन माइलेज के हिसाब से चलेगा, सिटी मोड गाड़ी एक बैलेंस में चलती है, स्पोर्ट मोड जहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देगा। देन आता है टेरेन मोड्स, टेरेन मोड्स के अंदर भी सिटी मोड आता है जहाँ पर गाड़ी बैलेंस में है। देन देयर इज़ अ वेट मोड जहाँ पर टायर थोड़ा सा इस हिसाब से घूमेंगे कि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो। एंड देन देयर इज़ अ रफ मोड, रफ मोड के अंदर आपके दोनों टायर्स लॉक हो जाते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी ऊपर नीचे सरफेस के ऊपर है और एक टायर को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा दूसरे को मिल रहा है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगी। रफ रोड मोड होने की वजह से हैरियर इज़ एक्चुअली द मोस्ट कैपेबल टू व्हील ड्राइव एसयूवी व्हीकल, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये फैक्ट है। कुछ जगहों पर जहाँ बाकी गाड़ियाँ फंसती है ना, हैरियर निकल जाती है, लेकिन अगेन इट इज़ अ टू व्हील ड्राइव, इसका फोर व्हील ड्राइव से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जो हेक्सा कर सकती है, जो सफारी या स्कॉर्पियो कर सकती है फोर व्हील ड्राइव के अंदर, या इवन ऑल व्हील ड्राइव अगर मैं डस्टर की बात करूँ जो वो कर सकती है, वो हैरियर नहीं कर सकती क्योंकि उसके चारों टायर्स के अंदर पावर है। तो इट इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड वाइल बाइंग हैरियर कि इट इज़ अ टू व्हील ड्राइव वेरिएंट, इट विल नॉट परफॉर्म लाइक एनी फोर व्हील ड्राइव कार, बट फोर व्हील ड्राइव कार्स कम विद एन एक्सपेंस, उसका आपको एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ता है, चाहे वो हो मेंटेनेंस का, चाहे वो हो ब्रेकडाउन का, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंजन डिफरेंसेस की जो BS4 से BS6 के अंदर आया है। BHP हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय 30 हॉर्स पावर, BS4 140 BHP बनाती है, BS6 170 BHP बनाती है, टॉर्क दोनों का सेम है। तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे जहाँ लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं और बहुत से लोगों ने कहा है येस यू कैन फील इट, द डिफरेंस इज इंस्टेंटली नोटिसेबल, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें करी हैं। मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बात बताने वाला हूँ और ये बात BS4 मेरे पास है, BS6 मैनुअल मैंने 2 घंटे चलाई है, BS6 ऑटोमेटिक मैंने हाफ एन आवर चलाई है। और मैं आपको एक निष्कर्ष बता देता हूँ, पावर का डिफरेंस है लेकिन वो आपको बार बार फील नहीं होगा क्योंकि पावर का डिफरेंस बहुत ही माइनर है। एंड दूसरी बड़ी बात, बिकॉज इट इज़ अ डीजल कार इज़ ऑल अबाउट टॉर्क, और टॉर्क दोनों का सेम है। अगर टॉर्क का फर्क होता ना, चाहे 20 Nm टॉर्क का फर्क होता, वो इंस्टेंटली पता चलता। BHP का फर्क आपको पता चलेगा हाई स्पीड्स के अंदर, जब ये गाड़ी और वो गाड़ी दोनों होंगी लाइक एट सम 140 kmph ऐसे आसपास, तो उस कार के अंदर ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स फास्ट होगा इस कार के मुकाबले, ये फैक्ट है। लेकिन लो स्पीड्स के ऊपर आपको BHP इतना इंस्टेंटली पता नहीं चलता। ये बात सुन के BS6 वालों को ना थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर, जो मन में सोच रहे होंगे भाई बहुत डिफरेंस है, तू कैसे बोल रहा है, तेरे को कुछ नहीं पता, तूने BS4 ले लिया इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। ऐसा नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। एक जगह मैं आपको बताता हूँ डे टू डे लाइफ जहाँ पे आपको ये डिफरेंस फील होने वाला है, और ये डिफरेंस है इस गाड़ी के सेकंड गियर के अंदर। जीप कंपास, हेक्टर और हैरियर तीनों के अंदर ना एक इशू है छोटा सा, क्योंकि इन तीनों गाड़ियों में सेम इंजन और गियर बॉक्स है। और वो इशू किस तरह से है कि जो सेकंड गियर है ना गाड़ी का, वो थोड़ा सा डिफरेंटली ट्यून्ड है, वो थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा मांगता है। तो उस केस में क्या होता है, जितने भी नए बायर है ना, अगर वो हैरियर जिन्होंने पुरानी ली थी उनसे गाड़ी सेकंड गियर में थोड़ा सा बंद हो जाती थी ट्रैफिक के अंदर। उसका इशू क्या होता था कि जो सेकंड गियर है वो हल्की सी पावर ज़्यादा मांग रहा है, और ऑलरेडी आपने 170 BHP को 140 BHP करके दिया था इस गाड़ी के अंदर, तो इसके अंदर वो इशू थोड़ा सा ज़्यादा फील होता था। अदरवाइज हेक्टर या जीप कंपास के अंदर वो इशू कम फील होता था इशू कम था। एंड जो नई BS6 हैरियर है उसके अंदर पावर बढ़ने की वजह से वो इशू कम हो गया। आई नो बहुत लंबी बात थी ये, लेकिन मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी कि सेकंड गियर है वो थोड़ा सा डिफरेंटली ट्यून्ड है, थोड़ा सा टॉल है। आई डोंट नो क्या कैसे इसको टेक्निकल समझाएंगे, लेकिन वो थोड़ा इनपुट ज़्यादा मांगता था। BS6 के अंदर पावर ज़्यादा होने की वजह से ना वो ठीक ठाक फील होता है। BS4 के अंदर कई बार जितने भी न्यू बायर्स थे जिनका पैर एकदम सेट नहीं हुआ था, उनसे सेकंड गियर में गाड़ी यूजुअली बंद हो जाती थी। ये मैंने बहुत सारे ओनर से मेरी बात हो रखी है, मैं व्हाट्सएप में ग्रुप पर हूँ तो वहाँ पर भी मेरी पहले लोगों से बात हुई थी कि भाई सेकंड गियर किसको ख़राब फील होता है। तो मेरी बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो पता चला कि वो ख़राब नहीं है गियर, वो है ही ऐसा, ये गियर बॉक्स ही ऐसा है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है टाटा को ना इस चीज़ को स्टडी करके स्टार्टिंग से ही पावर ज़्यादा देनी चाहिए थी। जो पावर का डिफरेंस आता है चलाने में स्पीड का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सेकंड गियर वाली बात है वो हल्की सी अनोइंग है। तो हल्का सा ही डिफरेंस है, जैसे मैं भी रेगुलर चला रहा हूँ, मुझे इशू नहीं लगता। अभी आपके सामने मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ मैं कम भी जाता हूँ, दोबारा इशू नहीं आता। जस्ट जो नए बायर है ना उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो BS6 गाड़ी है उसमें एडजस्ट होने ही नहीं पड़ता, वैसे समझो, राइट। दिस वॉज ऑल द डिफरेंस ऑफ पावर, नेग्लिजिबल सा फ़र्क है, बहुत ही कम। एंड वो आपको तब फील होगा जब आप गाड़ी को बहुत ही हार्ड एंड फास्ट पुश कर रहे हो हाई स्पीड्स के ऊपर। बात करते हैं गाड़ी की माइलेज की, एंड सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है।
इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव कार, क्योंकि एक तो आपको चलाने का मज़ा आ रहा है, ऊपर से आपको माइलेज कार के साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छी मिलती है। जब मैं हाईवे पे होता हूँ तो बहुत ही इजीली, मैं बताऊँ आपको, इजीली मीन्स कि बड़ा आसान तरीका है इस गाड़ी से हाईवे के ऊपर 16 से 17 की रियल लाइफ एवरेज क्लेम करने का। अगर मैं इसको देख के बात करूँ, जो डिस्प्ले मुझे दिख रही है, इसने यहाँ पर मुझे 25 भी दिखा रखा है, लेकिन मैं डिजिटल नंबर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि दे कैन बी मिसलीडिंग। अगर मैं टैंक फुल मेथड की बात करूँ कि गाड़ी का अगर टैंक पूरा भर दिया तो उसके बाद कार कितना चली एक फुल टैंक के अंदर ऑन हाईवे, तो हाईवे के ऊपर ये गाड़ी फुल टैंक 50 लीटर्स का टैंक भरने के बाद 800 से 850 किलोमीटर चल जाती है अगर आप इसको प्यार से चलाओ, राइट। अगर आप इसको इको मोड में रखो तो। अब इको और स्पोर्ट्स का डिफरेंस कितना है, मेरे को ना बहुत पहले एक बंदे ने जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी तो मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि देखो पाजी, नेक्सॉन की जो माइलेज है ना वो इको मोड में है, ब्रीजा की जो माइलेज है वो नॉर्मल मोड में है, यानी जो सिटी मोड है वहाँ पे नेक्सॉन की माइलेज कम होगी। तो मेरे को लगा बात तो बंदे की ठीक है भाई, ऐसा तो होना चाहिए, फिर तो ये फैक्ट बात है। यानी टाटा थोड़ा सा मिसलीडिंग कर रहा है काम कि टाटा माइलेज दिखा रहा है सबसे कम वाली, पावर बता रहा है सबसे ज़्यादा वाली। तो मैंने इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ना अपनी कार में मैंने एक ट्रिप लगाया लुधियाना का, जब मैं पहली सर्विस कराने गया था 2000 के ऊपर। वो सिर्फ एक चेकअप होता है, सर्विस नहीं होती, राइट। मैं वहाँ गया तो मैंने कहा चलो एक बार नोट करते हैं कि फ़र्क क्या आता है। एंड वो स्ट्रेच मुझे टोटल पड़ता है नियरली 300 किलोमीटर्स का, 320 330 समथिंग। तो मैंने उस पर एक चीज़ देखी, स्पोर्ट मोड और इकोनॉमी मोड और सिटी मोड माइलेज तीनों में इक्वल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इको मोड माइलेज ज़्यादा क्यों दिखाता है? बिकॉज जब मैं इको पे हूँ ना, अभी मैं इकोनॉमी मोड पे रखा हूँ, दिस इज विजिबल फ्रॉम दिस कैमरा, एंड मैं एकदम से रेस देता हूँ तो गाड़ी एकदम से जंप नहीं करती, गाड़ी बड़े प्यार से उठती है। गाड़ी उस इकोनॉमी वाली बात को बना के रखती है माइंड में कि मुझे माइलेज पूरी निकालनी है, स्पीड को प्यार से बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ेगी नहीं, आराम से बढ़ेगी, ठीक। लेकिन जब मैं स्पोर्ट में होता हूँ तो मैं जैसी रेस देता हूँ गाड़ी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। उस केस में क्या होता है, जब इंजन एकदम से अपने रेव्स बढ़ाता है ना तो माइलेज ड्रॉप हो जाती है। दिस इज अ थिंग विद एनी कार। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी लाइट फुटेड चलानी चाहिए। लाइट फुटेड का मतलब क्या होता है कि बंदा आराम से स्पीड दे, आराम से स्पीड को छोड़े, नॉट लाइक जूम जूम। उस केस में आपकी माइलेज कम हो जाती है। एंड सेम चीज़ है स्पोर्ट मोड और इको मोड के अंदर। जब आप इको पे होते हो पावर तो हल्की सी कम है ही, लेकिन जो आपकी ड्राइविंग है, जो रेव का डिफरेंस है, वेरिएशन आता है जो रेव्स के अंदर, हम डालेंगे इस वक्त इसको उसमें सर्विस लेन में। जो रेव्स का वेरिएशन आता है वो इको मोड में बहुत कम होता है, लेकिन स्पोर्ट मोड के अंदर जो रेव्स का वेरिएशन है वो इंस्टेंट है। तो इसकी वजह से जो माइलेज ड्रॉप होता है जब आप स्पीड ऊपर नीचे करते हो तो स्पोर्ट मोड में हल्का सा माइलेज ड्रॉप होता है। अब अगर मैं यहाँ ड्रॉप यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड, माइलेज ड्रॉप हो जाता है, तो ये मत समझो कि ये हैरियर में ड्रॉप होता है। ये हर कार में ड्रॉप होता है, लेकिन इकोनॉमी मोड होने की वजह से हैरियर में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बिना माइलेज ड्रॉप किए कार को चला सको, जिसके बाद इस कार की माइलेज आपको नियरली 17 मिल जाती है रियल लाइफ में। यानी 50 लीटर्स के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेटली 850 किलोमीटर गाड़ी को चला सकते हो। और मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ सम 80 to 90, कोई स्लो स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा आप 60 पे चलाओ, या कुछ चैनल्स हैं जो टेस्ट करते हैं माइलेज का और वो 70 पे कार को चलाते रहते हैं। मैं 80 to 90 बात कर रहा हूँ। एंड मोस्टली आपको जो स्पीड लिमिट मिलेगी वो 80-90 की ही मिलेगी। मैं इस कार को 120 से ऊपर चलाना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज इट इज़ अ बिग कार एंड विद बिग कार कम्स बिग मोमेंटम, जिसकी वजह से कार को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस कार के अंदर ना पीछे डिस्क ब्रेक्स नहीं है। बात करते हैं गाड़ी की ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग बता चुका हूँ, आगे आपको डिस्क मिलते हैं एज यूजुअल इन लाइक इन एवरी कार, लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। क्या वो ब्रेक्स एडिक्वेट है? बिल्कुल एडिक्वेट है। राइट नाउ मैं हूँ 760 पे एंड ABS किक्ड इन एंड गाड़ी बड़े आराम से रुक जाती है। थोड़ा सा डर लगता है इतनी बड़ी गाड़ी को रोकते हुए, कई बार एकदम से कोई पीछे आ जाए तो वो बच जाएगा, राइट। और अगर आप टाटा को सोशली फॉलो करते हो तो यूजुअली गाड़ी जब बचती है पीछे से तो गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हो जाता है टाटा से, तो इसलिए हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या ड्रम ब्रेक्स फीबल हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट इस गाड़ी की ब्रेकिंग ना थोड़ी सी अनयूजुअल है। मैंने ऐसी ब्रेकिंग कभी पहले यूज़ नहीं करी है एंड मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये ब्रेक और किस गाड़ी में ऐसा आता है। I have driven many cars. I have driven this car as well, the new Ford Endeavour. I have driven Hector before buying this car. I have driven old Innova, new Innova, XUV 500 मैंने चलाई है, Scorpio मैंने चलाई है, और बड़ी गाड़ी और कौन सी हो सकती हैं हमारे पास। अगर मैं पावर वाइज बात करूँ तो मस्टैंग भी मैंने चलाई है,
ऑडी भी मैंने चलाई है, लेकिन चलो एसयूवीज में रहते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड मैनी एसयूवी। सफारी मैंने चलाई है, हेक्सा मैंने चलाई है। तो इसकी ब्रेकिंग ना थोड़ी सी अनयूजुअल है, और वो अनयूजुअल क्यों है मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर वो अनयूजुअल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो बाइट है इट इज़ नॉट लीनियर, बाइट इज़ एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे मैं ज़्यादा ब्रेक मारता हूँ वैसे वैसे बाइट बढ़ता जाता है। यानी अगर मैंने हल्की सी ब्रेक मारी है तो बाइट है ही नहीं, जब मैं थोड़ी ज़्यादा ब्रेक मारता हूँ तो बाइट थोड़ी सी बढ़ गई, जब मैं और ज़्यादा ब्रेक मारता हूँ तो बाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक डिफरेंस लगा मुझे इस कार के अंदर बाकी ब्रेक्स के मुकाबले या बाकी कार्स के मुकाबले। अब ऐसा क्यों है वो मैं नहीं जानता, बट इससे होता क्या है, अगर आप पैनिक में ब्रेक मार रहे हो ना तो आपको इस कार की थोड़ी सी जजमेंट चाहिए हैरियर की, कि भाई हैरियर की ब्रेक ना बाइट डिफरेंट तरीके से काम करती है। स्टार्टिंग में ब्रेक लग रही होती है लेकिन फील नहीं होती कि आप कार को स्लो कर रहे हो। दिस इज द थिंग। अब मेरे को ना इस चीज़ की टेक्निकलिटी नहीं पता, तो मैं ये नहीं कह सकता ये कोई प्रॉब्लम है या ये किसी चीज़ का रिजल्ट है। जैसे कि इस कार के अंदर अगर आप फीचर देखोगे तो इसमें एक वेट डिस्क वाइपिंग करके चीज़ है। वेट डिस्क वाइपिंग से क्या होता है, जब आपकी गाड़ी गीली होती है, जब आप बरसात में गाड़ी चलाते हो तो जब आपकी डिस्क गीली हो जाती है, जब उन पर पानी या मॉइस्चर लग जाता है ना, तो इस कार के अंदर हैरियर के अंदर डिस्क आपकी अपने आप क्लीन हो जाती है। तो क्या ये बाइट में जो वेरिएशन है ये उस असेंबली की वजह से है? I have no idea about it. I do not know the technicalities behind it. तो मैं इस चीज़ को एकदम से इशू नहीं कहूँगा, ना ही मैं इस चीज़ को कोई फीचर कहूँगा, लेकिन ये चीज़ इस गाड़ी में है ज़रूर कि भाई बाइट जो है वो एक्सपोनेंशियल है। स्टार्टिंग में बहुत कम होती है, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ब्रेक उसकी बाइट बढ़ जाती है, राइट। एंड इस बाइट को आप स्पीड से कंफ्यूज मत करना। बाइट होता है आपको पैडल के अंदर ना फील होती है कि ब्रेक लग रही है, कोई चीज़ रब हो रही है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, जब आप साइकिल की ब्रेक मारते हो तो आपको एकदम से लगता है ना, जब वो आपस में टच होते हैं आपकी आंखों के सामने, आपको फीलिंग आती है कि वो टायर उसके साथ रगड़ के रुक रहा है, वो होती है बाइट। तो बाइट साइकिल पे जैसे काम करती है उसको आप समझो, एंड वो चीज़ इस कार के अंदर एक्सपोनेंशियल फील होती है। जैसे जैसे मेरी ब्रेक नीचे जा रही है तब मुझे लगता है कि हाँ ब्रेक लग रही है, उससे पहले मुझे कार रुक रही है पता चल रहा है, लेकिन ना फीलिंग नहीं आ रही ब्रेक वाली। ये एक हल्की सी चीज़ है जिसका हैरियर ओनर्स को पैनिक सिचुएशन में ध्यान रखना चाहिए। Now coming towards the conclusion, why this car over Hector or any other car in the segment? देखो वैसे तो मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि जब मैंने ये कार ली थी तो मैंने कंसीडर की थी सेल्टॉस, मैंने कंसीडर की थी क्रेटा, मैंने कंसीडर की थी हेक्टर और कंपस। चाहे बजट से बहुत बाहर थी पर मेरी उस पर नज़र थी एक बार कि कंपस भी ले सकते हैं हम, तो वो सब छोड़ के मैंने हैरियर क्यों चुनी, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने की तो सोच ही रहा हूँ। लेकिन स्टिल मैं आपको ना एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, अगर मुझे सिंगल लाइन के अंदर बताना है कि मेरे को टाटा ब्रांड के बारे में ना पता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा इग्नोरेंस वाली बात कि टाटा अपने देश का ब्रांड है कहीं नहीं जाएगा, एमजी भाग गया तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मैं उस सेंस में ये बात नहीं कर रहा। सॉरी फॉर द झटका, आई वाज एट वेरी स्लो स्पीड्स एंड आरपीएम वाज वेरी हाई। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाटा की गाड़ी में पहले चला चुका हूँ, तो मैं टाटा के जैसे इश्यूज आते हैं ना, मुझे हल्का सा एक्सपेक्टेशंस है कि गाड़ी में ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा हो सकता है, राइट। हेक्टर इज अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, वो बाहर शेवरोले भी बेचता है उसको, तो इट इज़ अ मोर ऑफ अ मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, राइट। मैं हेक्टर के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहता था बिकॉज एक तो मैं एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं था, दूसरी बात है गाड़ी की लुक्स, भाई ये तो मानना पड़ेगा यहाँ पर तो आपको सबको पता है कि जो टाटा ने लुक में कमाल किया है हैरियर के साथ, वो बहुत ही कम कंपनीज करती हैं किसी गाड़ी के साथ में। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, कंप्लीटली डिफरेंट। ऊपर से लुक्स, अगर मैं लाइट वाली बात छोड़ भी दूं तो भी जो ओवरऑल शेप है वो मुझे लैंड रोवर इंस्पायर्ड मिलती है, जो देखने में अपने आप के अंदर यार बहुत ज़्यादा शानदार है। प्रोपोर्शन गाड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं इस कार की तरफ आ गया। अदरवाइज मैंने ये गाड़ी क्यों चुनी है, जो इसके पीछे बड़े रीजंस हैं, उसके लिए मैं बहुत ही जल्द, होपफुली जब आप ये वीडियो देखोगे इस कार का ये रिव्यू वाला, तो मैं दूसरा वीडियो तैयार कर चुका हूँगा कि मैंने हैरियर क्यों ली, हेक्टर, सेल्टॉस, क्रेटा और जो भी इस रेंज में है, XUV 300 मैंने वो भी चेक करी थी, तो ये गाड़ी मैंने क्यों नहीं खरीदी। थोड़ी सी सर्विसिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने सर्विस तो अभी तक कराई नहीं इस गाड़ी की, राइट। अभी मैंने सिर्फ चेकअप कराया 2000 किलोमीटर पे, अभी मेरी गाड़ी चली है 5007 राइट नाउ, एंड जब 7.5 होगी तब इसका एक और चेकअप है, उसके बाद 15,000 रुपये इसकी पहली सर्विस है। तो एक्जैक्टली मैं आपको सर्विस कॉस्ट नहीं दे सकता, लेकिन मैं ग्रुप के अंदर जहाँ पे हैरियर के बहुत सारे ओनर्स हैं, तो वहाँ पर जो मेरी लोगों से बात हो रही है कि क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह आपका आ रहा है, वहाँ से मुझे जो पता चल रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक 9 से 10,000 की सर्विस लोग करा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की सर्विस 13,000 पर भी जा रही है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना पार्ट चेंज कराते हैं, उनका वियर टियर गाड़ी का कितना ज़्यादा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। डेफिनेटली ये लेंदी था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करना चाहता था।
इसीलिए थोड़ा सा मैंने वीडियो एक्स्ट्रा खींचा है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा लगा हो तो यार डिसलाइक कर दो, मैं और क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, है ना। ख़त्म करते हैं यहीं पर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। ऐसे ही और लेंदी एंड डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। एक इशू बताता हूँ आपको बाय बाय करने से पहले। अगर आप गाड़ी रोक रहे हो और आप ना कुछ लिमिट है इसके अंदर, अगर आप उस लिमिट से पहले ब्रेक मार दो तो ये बीप बजती रहती है। बहुत अनोइंग चीज़ है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कार रुक गई है, सब कुछ हो गया, तो ये बीप अपने आप बंद हो जानी चाहिए। अब देखो क्या होगा, छोड़ा, नो बीप। तो इस कार में अजीब अजीब चीज़ें बहुत सारी हैं, सेंसर वेंसर इन्होंने सब कुछ लगा रखा है, राइट। जैसे मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे फंक्शन दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। अगर मैं कार लेके यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा अपनी चाबी लेके, सॉरी, तो ये गाड़ी हॉर्न मारना शुरू कर देती है। लेकिन क्रेटा में क्या होता है, हल्की सी एक चाइम सी बजती है, प्यारी सी, बहुत ही हल्की सी, जैसे वो जिंगल तो नहीं कहेंगे, जैसे बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है। इसके अंदर हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा सा मुझे अनोइंग लगता है। तो टाटा छोटी छोटी चीज़ों को सुधार सकता था, मेरे को लगता है आगे जाकर सुधारेगा डेफिनेटली। ये चीज़ें खराब नहीं है, सब फंक्शनल है, सब काम करती है। लेकिन हाँ, कई बार आपको लगता है एकदम से ना पैनिक मन में, आप रात को घर से बाहर निकलो, आपने गलती से चलती हुई गाड़ी से आप बाहर उतर गए अपने घर के बाहर, तो ये रात को पॉं करके सबको जगा देती गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ों का टाटा को ध्यान रखना चाहिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।